कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इंग्लिश एसे सीरीज़ के पार्ट 2 वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ डिजिटलाइजेशन का फुल लेंथ एसे, जिसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ से लेकर कंक्लूजन तक हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 वीडियो में हम इसी एसे का आउटलाइन और थीसिस स्टेटमेंट ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने का तरीका आपको समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले एजुकेशनल वीडियोस फ्री पीडीएफ के साथ आपको बर वक्त मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट 1 वीडियो में हम ऑलरेडी इस इसे का आउटलाइन और थीसिस स्टेटमेंट डिस्कस कर चुके हैं। सो टाइम ज़ाया के बगैर हम फुल लेंथ इसे पे जाते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन आपको बताता चलूँ कि अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। यहाँ पर मैंने दोबारा हेडिंग दी हुई है आपकी समझ के लिए। जब आप एग्ज़ाम में इस तरह फुल लेंथ इसे लिखोगे और आपने आउटलाइन दिया हो तो यहाँ पर दोबारा हेडिंग देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसे को शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हमने बात की, कुछ इस तरह शुरू की कि 21st सेंचुरी में बहुत अच्छे तरीके से जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं उसमें कई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। उन सब में से एक है डिजिटलाइजेशन। हम अपने जो मुख्तलिफ काम है या जो भी एस्पेक्ट्स है उसको हम डिजिटलाइजेशन की तरफ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। फ्यूचर में सब कुछ डिजिटलाइजेशन के थ्रू ही होगा। लेकिन इस जो ये पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, जो इंडस्ट्रीज़ में हो, चाहे इकोनॉमीज़ में हो या सोसाइटीज़ में हो, जो भी हो रहा है, इस एडवांसमेंट जिसको हम डिजिटलाइजेशन कह रहे हैं, ये हमारी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से शेप करने वाले हैं। चाहे वो कम्युनिकेशन में हो या और जो इनोवेशन हो रहे हो, चाहे वो हेल्थ में हो, इकोनॉमी में हो, कम्युनिकेशन में हो, एजुकेशन में हो, अच्छे तरीके से ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं डिजिटलाइजेशन पे और इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। लेकिन इसी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कुछ चैलेंजेस भी आ रहे हैं। हर अपॉर्चुनिटी अपने साथ चैलेंजेस लाती है। तो अगर आप तीस स्टेटमेंट आपने पहले पार्ट में देखा हो तो उसमें हमने जिक्र किया था कि ये सब कुछ जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम वगैरह ठीक हो रहे हैं या अच्छे हो रहे हैं, बेटर हो रहे हैं डिजिटलाइजेशन के थ्रू, इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। उन चैलेंजेस का हमने इंट्रोडक्शन में जिक्र इसलिए नहीं किया कि हमारे पास कन्वर्स ओपन हो, हम इसे के एंड में कोई भी चैलेंजेस जिक्र कर सकते हैं। जिस तरह के इस इसे में आप देखोगे एंड में हम कुछ चैलेंजेस का जिक्र भी करेंगे। तीसरी स्टेटमेंट मेरी आदत है कि इंट्रोडक्शन के एंड में लिखूँ। कुछ लोग आउटलाइन के बाद भी लिख देते हैं इंट्रोडक्शन से पहले, जो कि अगर आप इसे का पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो आपको वहाँ पर नज़र आएगा। इंट्रोडक्शन में हमने बात कर ली, इसके बाद हम नेक पैराग्राफ लिखेंगे। नेक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन और जो बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं उसके दरमियान एक ब्रिज का काम करती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट हैज़ टू डू इन डिजिटलाइजेशन। तो डिजिटलाइजेशन में क्या हो रहा है, हमने इंट्रोडक्शन में कुछ थोड़ा सा हमने इंडिकेट किया कि क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम तफसील के साथ बता रहे हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ है या जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, ये स्मार्टफोन्स और जो इंटरनेट की या इस तरह के क्लाउड कंप्यूटिंग जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं या इसके प्रोलिफरेशन हो रही है, ये डिजिटलाइजेशन को और बेहतर बनाएगी। और हम डिजिटलाइजेशन पे जब ट्रांसफॉर्म होंगे तो हमारी चाहे वो ई कॉमर्स हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो या जो भी हो, वो बेहतर से बेहतर होंगे, आसान होंगे और एफिशिएंट होंगे और भी तेज़ होंगे। यही हमने आज के इसे में बात करनी है डिजिटलाइजेशन में। तो हमने थर्ड नंबर पे डिजिटलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमी रखा है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन बेहतरी ला रहा है हमारे बिजनेस और इकोनॉमी में। तो हमने इसको पहले नंबर पे रखा है, मतलब इंट्रोडक्शन और नेक पैराग्राफ के बाद। इसमें हमने 3.1 में बात की है ई कॉमर्स इवोल्यूशन की। जो ई कॉमर्स है ये इवॉल्व हो रहा है। तो इस पैराग्राफ में हमने इसी बात की है कि जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉरी जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, चाहे बिजनेस को वो अच्छा कर रही है, वो ई कॉमर्स है, ये इवॉल्व हो रहा है। और इसमें जो खासकर ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम आ गई है, ये इंतहाई आसान हो गया है हर किसी के लिए। आजकल जिस तरह के पाकिस्तान में इजी पैसा है या और भी जो मोबाइल बैंकिंग आई हुई है, अगर आप बैंक को देखें तो या माइक्रो फाइनेंस बैंक को देखें तो ये सब कुछ डिजिटलाइजेशन के थ्रू ही इवॉल्व हो रहे हैं। और जो जियोग्राफिकल बैरियर्स हो, हर कोई पर्सनली जाके शॉपिंग ना करना चाहे, मतलब कि मार्केट जाके, तो वो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं।
इस तरह जो डेटा एनालिटिक्स है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन्होंने बिज़नेसेस को भी आसान किया है। दोनों कंज्यूमर और जो सेलर है, दोनों के लिए इंतहाई आसान बन रहा है एक को परचेज़ करना और दूसरे को सेल करना। तो ये इंतहाई ई-कॉमर्स की इवोल्यूशन जो हो रही है, इंतहाई अच्छे तरीके से डिजिटलाइज़ेशन के थ्रू हो रही है। 3.2 में हम डिस्कस करने वाले हैं ईज़ ऑफ बिज़नेस एक्टिविटीज़। जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हो रही है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ और एफिशिएंसी के साथ हो रही है, क्योंकि इसमें डिजिटलाइजेशन ने कदम रखा हुआ है। डिजिटलाइजेशन ने ई कॉमर्स को इवॉल्व किया, क्योंकि जो डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं या ऑनलाइन प्लेसेस हो रहे हैं या ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, ये सब कुछ डिजिटलाइजेशन के थ्रू ही हो रही है। और इसके साथ बहुत से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आए हैं जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, जिससे हम परचेज कर सकते हैं या जहाँ पर हम अपना बिजनेस चला सकते हैं। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन्होंने डिजिटलाइजेशन को और भी सोफिस्टिकेटेड बनाया हुआ है, और जो लॉजिस्टिक्स वगैरह है या जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, वो इंतहाई आसानी के साथ कंज्यूमर तक अपना बिज़नेस वगैरह फैला सकते हैं और बेच सकते हैं जो भी वो बना रहे हैं। इस तरह 3.3 में हम डिस्कस कर रहे हैं डेटा ड्रिवन इनसाइट्स को। डेटा ड्रिवन इनसाइट्स में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेटा स्टोर करने के लिए या डेटा स्ट्राइव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह के इससे फिर डिसीजन बनाना या कस्टमर के एक्सपीरियंसेस को यूज़ करना या उनके लिए प्रोडक्ट को ऑफ़र करना, ये इंतहाई आसान बन जाता है। जब हम डिजिटलाइजेशन की तरफ चले जाते हैं, तो उससे फिर हमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो सेक्टर्स होंगे या एस्पेक्ट्स होंगे, उसको एडवांस करने का और डेटा को यूज़ करने का, एल्गोरिदम बनाने का इंतहाई आसान सा मौका फ़राहम करता है। डिजिटलाइजेशन के थ्रू हम इस तरह के डिसीजन ले लेते हैं कि फिर हमें डेटा को यूज़ करना और उसके ज़रिए से कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट ऑफ़र करना, ये इंतहाई आसान बन जाता है। जिस तरह के अगर मैं आपको आसान सा मिसाल दे दूँ, अब आप गूगल या यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हैं, तो वो आपको पहले से आप थोड़े से लिखाई के बाद आपको और वो लिखाई ऑफ़र कर देते हैं कि शायद आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं या वो क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये उनके पास पहले से डेटा मौजूद होता है। वो आपके सर्च को एल्गोरिदम के थ्रू देख लेते हैं कि आप किस तरह सर्च कर लेते हैं अक्सर, तो उसी टाइप का क्वेश्चन आपके सामने लाता है। नेक्स्ट हम 3.4 में पढ़ने वाले हैं ऑटोमेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। डिजिटलाइजेशन के थ्रू जो ऑटोमेशन हो रही है, इन्होंने इंडस्ट्रीज़ को रिवॉल्यूशनाइज़ किया और कस्टमर सर्विस इससे मज़ीद अच्छी हो रही है और इसमें एफिशिएंसी आ रही है। इसके साथ-साथ जो मैन्युफैक्चरर्स है, उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम हो रही है, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है, तो यकीनन इससे ऑपरेशनल कॉस्ट और टाइम दोनों की बचत होती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू डिसीजन मेकिंग भी करना आसान बन जाता है। तो इससे ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कोलैबोरेशन बन जाती है, तो ये डिजिटलाइजेशन इंतहाई एफिशिएंट तरीके से आसान बना लेती है चीज़ों को बनाना, उनको फिर ऑफ़र करना और कस्टमर्स तक पहुंचाना। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं हेल्थ के बारे में कि डिजिटलाइजेशन ने हेल्थ केयर के सिस्टम को किस तरह अच्छा बनाना है या किस तरह अच्छा बनाया हुआ है। तो 4.1 में हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं कि इसको किस तरह ओवरहाल किया है इनोवेशन के ज़रिए से, इनोवेशन जो डिजिटलाइजेशन के थ्रू आ रही है। तो इसमें हम पहले पढ़ने वाले हैं कि जो ये टेलीमेडिसिन है, मतलब कि दूर से डॉक्टर बैठ के ऑनलाइन मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं या पेशेंट की दूर से ही ऑनलाइन किसी भी तरीके से मॉनिटरिंग कर रही है या डायग्नोस्टिक कर रही है, जो पहले से मौजूद डेटा होता है पेशेंट्स का या मशीन्स के ज़रिए से देखा जाता है। इसके अलावा जो पेशेंट्स होते हैं वो उनको, क्योंकि अब डिजिटलाइजेशन की बात आ रही है, रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग की बात आ रही है, तो जियोग्राफिकल लोकेशन जो भी हो, इंतहाई टाइमली वो मॉनिटर कर सकता है पेशेंट को और कुछ प्रिस्क्राइब भी कर सकता है। ये जो टेलीमेडिसिन या रिमोट डायग्नोस्टिक की बात हो रही है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि हॉस्पिटल गाँव में ही या किसी भी शहर के किसी भी घर वगैरह में मौजूद हो, बल्कि वो ऑनलाइन ही ये सब कुछ कर सकता है। और ये ऑनलाइन सब कुछ हो जाना, ये डिजिटलाइजेशन के थ्रू ही हो रही है। आजकल तो जो अच्छे और बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वो इतने रिवॉल्यूशनाइज़ हो गए हैं कि उसमें ये सब कुछ हमारे सोच से भी इवन रोबोट वगैरह जो ऑपरेशंस करते हैं या डायग्नोस्टिक करते हैं, या जो आपने मशीनें देखी होगी कि बहुत से बीमारी जो कि जिसकी हिस्ट्री पहले मालूम करना मुश्किल था, अब हिस्ट्री भी निकाल लेते हैं। जिस तरह शुगर वगैरह की भी हिस्ट्री निकाल ली जाती है, 3 महीने की, 4 महीने की, कि ये कब से स्टार्ट हुई है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स है, EHRs, इन्होंने हेल्थ केयर को रिवॉल्यूशनाइज़ किया और इस तरह हम कह सकते हैं कि इन्होंने ओवरहॉल किया और ये मॉनिटरिंग वगैरह ये जो भी हो रही है, इसने हेल्थ केयर के सिस्टम को बहुत अच्छा किया हुआ है। बाकी आप इसमें पढ़ सकते हैं।
4.2 में हम बात कर रहे हैं टेलीमेडिसिन एंड रिमोट केयर की। अब चूँकि हमने वहाँ पर इसकी ज़िक्र कर ली है 4.1 पैराग्राफ में, लेकिन यहाँ पर ये इतनी ज़रूरी टॉपिक बन गया है या सब टॉपिक बन गया है कि इस पे एक अलग पैराग्राफ लिखना ज़रूरी है। हालाँकि यहाँ पर मैंने कुछ पैराग्राफ्स को छोटे लिखा हुआ है, आप इसको और वर्ड्स या सेंटेंसेस ऐड करके बड़ा कर सकते हैं, इससे लेंथ भी बढ़ जाएगा। हमारे इस एसे का तकरीबन 2000 वर्ड बन रहे हैं, आप इसको 2500 या 3000 तक ले जा सकते हैं। हम टेलीमेडिसिन एंड रिमोट केयर की बात कर रहे हैं कि ये डिजिटलाइजेशन के थ्रू ही हो रही है। इससे जो पर्सनलाइज़्ड ट्रीटमेंट हो या अच्छे हेल्थ केयर प्रोवाइड करना हो या टाइमली प्रोवाइड करना हो या ट्रीटमेंट करना हो, तो ये इसे इंतहाई आसानी के साथ मतलब कि अगर आपको अच्छे हॉस्पिटल जाने में 2-3 घंटे लग सकते हैं और आपके पास डिजिटलाइजेशन ट्रांसफ़ॉर्मेशन की सब कुछ मौजूद हो, आप ट्रांसफ़ॉर्म कर चुके हो डिजिटलाइजेशन पे, आपका वो हॉस्पिटल या डॉक्टर ऑलरेडी उस पे ट्रांसफ़ॉर्म हो चुके होंगे, तो फिर आपको टेलीमेडिसिन या रिमोट केयर वगैरह करना इंतहाई आसान है। इसके अलावा ये जो डिवाइसेस वगैरह की इंटीग्रेशन हुई है या जो सेंसर्स लगे हुए हैं हेल्थ केयर सिस्टम के लिए, ये इंतहाई अच्छे तरीके से और वक्त से पहले भी मॉनिटर कर पाते हैं कि कौन सी बीमारी है, कौन सी डायग्नोज करना है और इसकी जो ट्रीटमेंट है वो किस तरह करनी है। नेक्स्ट हम बढ़ने वाले हैं 4.3 में हेल्थ डेटा मैनेजमेंट को। अब जैसा कि हमने डेटा ड्रिवन इनसाइट्स को पढ़ा, इससे पहले बिज़नेस और इकोनॉमी में यहाँ पर भी हम हेल्थ केयर मैनेजमेंट में जो डेटा को मैनेज करने की बात हो रही है, जिस तरह अभी हमने ज़िक्र किया इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स के थ्रू या टेलीमेडिसिन या जो भी है डायग्नोस्टिक वगैरह, ये रिकॉर्ड अपने पास रखा जाता है और ये रिकॉर्ड रखना डिजिटलाइजेशन के थ्रू ही हो रही है। तो इससे डायग्नोस्टिक भी, ट्रीटमेंट भी और जो पेशेंट की केयर करना होती है, वो सब कुछ ऑन द रिकॉर्ड रह जाती है। पहले हम फ़ाइल बना देते थे पेशेंट्स की, फिर वो फ़ाइल में कुछ ना कुछ गुम हो जाता था, कोई कागज़ ख़राब हो जाती थी। अब इस तरह नहीं है, अब हर एक पेशेंट की अपनी एक फ़ाइल बनेगी और फिर इस डेटा को मैनेज करना इंतहाई आसान भी होगा और किसी भी वक़्त आप इसको रिट्रीव भी कर सकते हैं। तो इससे जो डायग्नोस्टिक करना या पेशेंट की जो ट्रीटमेंट करना, वो इंतहाई आसान बन जाती है और ये रिकॉर्ड, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स कहते हैं, EHR कहा जाता है इनको। इसके थ्रू मेडिसिन्स या प्रिवेंटिव केयर वगैरह करना या जो एक्यूरेट डायग्नोस्टिक हो, ये इंतहाई आसान बन चुका है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की कि डिजिटलाइजेशन पे ट्रांसफॉर्म होने के बाद या इससे एजुकेशन में क्या इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो 5.1 में हम ऑनलाइन लर्निंग एंगेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है आजकल जो ग्रो हो रहे हैं, खासकर कोविड-19 ने इसको इंतहाई तेज़ी के साथ ग्रो किया। तो इन्होंने एजुकेशन सिस्टम को इंतहाई आसान बनाया। किस तरह? इसने एजुकेशन सिस्टम को किस तरह रिवॉल्यूशनाइज़ किया और भी आसान किया। ये ई लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म्स जो है, इन्होंने वर्चुअल क्लासरूम्स को, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, या जिसको मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज़ कहते हैं, MOOC, इन्होंने इंतहाई फ्लेक्सिबली एजुकेशन को या एजुकेशनल अपॉर्च्युनिटीज़ को प्रोवाइड किया। इसके अलावा जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, इन्होंने जो लर्निंग सिस्टम है वो पर्सनलाइज़ किया। अब हर कोई आसानी के साथ घर बैठे अपने जो भी हो, जहाँ भी हो, वहाँ बैठ के वो इंतहाई आसानी के साथ लर्निंग कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ जो ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी है, ये टेक्नोलॉजीज़ इन्होंने इंतहाई आसानी के साथ ये लर्निंग सिस्टम बनाया। अब हर कोई इंतहाई आसानी के साथ एंगेज कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है और एजुकेट कर सकता है खुद को। नेक्स्ट हम 5.2 में पढ़ने वाले हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्चुअल क्लासरूम। जो हमने अभी पढ़ा कि वर्चुअल क्लासरूम के एस्टेब्लिशमेंट से अब लर्निंग के एनवायरनमेंट्स बन रहे हैं हर जगह। जो थ्योरेटिकल नॉलेज हो या प्रैक्टिकल नॉलेज हो, और उसके दरमियान जो गैप होता है, वो अब कम कर रहे हैं। जब हम स्कूल में थे तो हम लेबॉरेटरी बहुत कम जाया करते थे। हमने बहुत कम इंस्ट्रूमेंट वगैरह देखी, इवन बायोलॉजी की ना कोई हमें स्केलेटन दिखाया गया, इस तरह का कुछ भी नहीं था। अब वर्चुअल क्लासरूम के थ्रू, जो 3D एनिमेशन वगैरह के थ्रू, यूट्यूब वगैरह पे आप हर जगह स्केलेटन भी देख सकते हैं, चाहे वो स्कूल का बच्चा हो, कॉलेज का बच्चा हो। अगर फिज़िकली लेबॉरेटरी उनको प्रोवाइड ना की जाए, तो वो ऑनलाइन इंतहाई आसानी के साथ सब कुछ देख सकता है और समझ सकता है। इसी को हम कहते हैं डिजिटलाइज़ेशन पे ट्रांसफ़ॉर्म होने के जो प्रॉस्पेक्ट्स है, वो आ रहे हैं। और इसके अलावा जो ऑनलाइन या वर्चुअल क्लासरूम है, इन्होंने ग्लोबल एक्सेस बनाया। अब ज़रूरी नहीं है कि आप पाकिस्तानी टीचर से ही सीख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश टीचर से सीखना चाहते हैं, या मतलब कि दूसरे किसी भी ममालिक में जो भी टीच कर रहा हो, वो यूट्यूब पे हो या ऑनलाइन किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ाया जा रहा हो और आपको उसका एक्सेस दी जाए, तो आप उसको वहाँ से सीख सकते हैं। तो इसलिए ग्लोबल एक्सेस से ये जो एजुकेशन की क्वालिटी है, ये और भी डेमोक्रेटाइज़ हो रही है और आसान बन रही है।
नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं जो डिजिटलाइजेशन पे ट्रांसफॉर्म होने के बाद फिनेंशियल एक्टिविटीज़ है, इसमें जो तेज़ी आई है या इन्होंने जो आसान बनाया है उसके बारे में। जो इन्वेंशन ऑफ डिजिटल पेमेंट आई है, इन्होंने फिनेंशियल एक्टिविटीज़ को और भी बहुत तेज़ बनाया हुआ है। ये जो डिजिटल पेमेंट्स है, अब इसके बाद अगर किसी के पास कैश मौजूद ना भी हो फिज़िकली या जेब में, या कैश को ले जाना या कैश को कैरी करना ये उसके लिए मुश्किल हो, तो ज़रूरी नहीं है कि ये वो फिर कुछ पेमेंट नहीं कर पाएगा या कुछ ख़रीद नहीं सकेगा। अब कैशलेस ट्रांज़ैक्शन जिसको हम कहते हैं, या क्रिप्टो करेंसी से, क्रिप्टो करेंसीज़ तो ख़ैर हर जगह पर मौजूद नहीं है, लेकिन जो ये कैशलेस ट्रांज़ैक्शन जिसको हम कहते हैं, जो हम मोबाइल बैंकिंग या माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग कहते हैं, इसके ज़रिए इंतहाई आसान बन गया है पेमेंट करना। इसको हम डिजिटल पेमेंट कहते हैं। तो डिजिटलाइज़ेशन के थ्रू ये जो डिजिटल पेमेंट आई है, ऑनलाइन बैंकिंग आई है, इन्होंने इंतहाई आसान बनाया हुआ है हर चीज़ों को। अगर आप किसी बड़े मार्केट में जाएँ और अब वहाँ पर आपको की कोई चीज़ खरीदना हो या पसंद आ जाए, लेकिन आपके पास पैसे ना हो, तो आप वहाँ उनसे पूछ सकते हैं कि मैं जेज़ कैश, ऑनलाइन बैंकिंग या ईज़ी पैसा वगैरह के थ्रू अगर मैं पेमेंट करना चाहूँ तो मैं ये चीज़ खरीद सकता हूँ? तो आपको यकीनन कहेंगे कि हाँ, जो बड़े दुकानदार होते हैं उनके पास ये सहूलियत मौजूद होती है। तो वो आपको ट्रेडिशनल फ़ाइनेंशियल सिस्टम से हटकर जो डिजिटल पेमेंट है इसकी ऑफ़र कर सकते हैं और आप वो चीज़ खरीद सकते हैं। तो दोनों कस्टमर और जो परचेज़र है, उन दोनों के लिए आसान बन जाता है डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू। नेक्स्ट हम इस पे पढ़ने वाले हैं, इसमें 6.2 में जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई है, ये तो ख़ैर अभी जो डेवलपिंग कंट्री से में इतनी आम नहीं हुई है, लेकिन ये पूरी दुनिया में हो रही है। तो इसलिए मैंने इस पे बहुत कम लिखा है। आप चाहे तो इसको और भी बढ़ा सकते हैं इस पैराग्राफ को, या इसको दूसरे पैराग्राफ में इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसीज़ के अलावा जो ब्लॉकचेन बन रही है, इन्होंने इंतहाई आसान बनाया हुआ है। ये डेटा शेयरिंग वगैरह को, या जो डिजिटल आइडेंटिटी की वेरिफ़िकेशन करनी पड़ती है, इन सब चीज़ों को इंतहाई आसान बनाया हुआ है। आप बैंकिंग सिस्टम को देखें, आप किसी भी बैंक से किसी भी दूसरे बैंक को इंतहाई आसानी के साथ बग़ैर टाइम वेस्ट किए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास ईज़ी पैसा में कैश है और आपका दूसरे बैंक में भी अकाउंट है। आप दूसरे बैंक के एटीएम पे खड़े हुए, आपके पास ना टाइम है और ना ही उस बैंक में पैसे हैं, तो आप अपने ईज़ी पैसा अकाउंट से विदिन सेकंड्स ही मैं कहूँगा, अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी अच्छी हो, तो आप विदिन सेकंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने ईज़ी पैसा अकाउंट से बैंक के अकाउंट में, और फिर उसी वक़्त वो एटीएम से भी निकाल सकते हैं। तो ये फ़ास्टर बन रहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं स्मार्ट एंड इंटीग्रेटेड सिटीज़ को। इस पे मैंने इतना ख़ास नहीं लिखा, लेकिन जो 7.1 है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसकी जो इंटीग्रेशन हो रही है, इन्होंने इंतहाई आसान बनाया हुआ है ज़िंदगी को। ख़ासकर जो सिटीज़ है वो मज़ीद कनेक्ट हो रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स से, चाहे वो ट्रैफ़िक मैनेजमेंट हो या वेस्ट डिस्पोज़ल हो या जो एनर्जी की कंज़म्पशन हो। इन सब चीज़ों में जो इंटरनेट ने इंटीग्रेशन की हुई है, जो सिटीज़ को इन्होंने डिजिटलाइज़ किया है, इनसे डेटा कलेक्शन करना हो या जो प्लानिंग बनाना हो अर्बन एरियाज़ के लिए, मतलब सिटीज़ के लिए, या ट्रैफ़िक मैनेज करना हो, ये सब कुछ इंतहाई अच्छे तरीके से इंटीग्रेट हुए हैं। अब स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट आया हुआ है कि स्मार्ट सिटी बन गए हैं इस डेटा के इंटीग्रेशन की वजह से, इंटरनेट की सहूलत की वजह से। 7.2 पे सस्टेनेबल सॉल्यूशंस टू डू विद ईज़, ये हमने इसलिए ऐड किया हुआ है कि आप इसको ऊपर वाले पैराग्राफ में इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। जो चीज़ें इतनी आसानी के साथ नहीं हो पा रहे थे, उनके लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशन लाया है डिजिटलाइजेशन ने, और डिजिटलाइजेशन ने अब फैसिलिटेट किया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन को भी। इससे जो हमारे एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहे थे या क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं थी, वो इंतहाई आसान बन गई है। हर एक चीज़ के लिए एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन लाया जा रहा है डिजिटलाइजेशन के तरफ से। नेक्स्ट हमने स्पीडी मैन्युफैक्चरिंग विद डिजिटलाइजेशन की बात की है। ये हमने इंडस्ट्रीज़ पे इस पे हमने बात करनी है। इसमें हमने इंडस्ट्रीज़ को भी ऐड किया हुआ है, जैसा हमने इंट्रोडक्शन में ऐड किया हुआ था। तो 8.1 में इनोवेशन विद इंडस्ट्री 4.0 को डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि ये जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई हुई है, ये जो इवॉल्व हो रही है, ये डिजिटलाइजेशन के थ्रू हो रही है। आपने फैक्ट्रीज़ में देखा होगा जो रोबोटिक्स या एआई ड्रिवन प्रोडक्शन हो रही है, इसको हमने इंडस्ट्री 4.0 का नाम दिया हुआ है। इन्होंने डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू इंतहाई तेज़ और इंतहाई एक्यूरेट मैनर में मैन्युफैक्चरिंग शुरू की हुई है। और ट्रेडिशनल जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो टाइम भी ज़ाया करती थी, ऑपरेशनल कॉस्ट भी उनका ज़्यादा था, लेकिन ये 4.0 इंडस्ट्री में सब कुछ हटकर हो रहा है। स्मार्ट फैक्ट्रीज़ बन रही है, ऑटोमेशन हो रही है, रोबोटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सब कोलैबोरेशन से प्रोडक्टिविटी भी अच्छी हो रही है। जो वेस्ट थे वो भी कम हो रहे हैं, अब वेस्ट भी ज़्यादा नहीं हो रहा, और जो ऑपरेशनल कॉस्ट वगैरह थी वो भी कम हो रहा है। मतलब अच्छी चीज़ें बहुत कम वक्त में बहुत कम कॉस्ट में तैयार हो रही है। ये सब कुछ जो 4.0 की इंडस्ट्री की इनोवेशन हो रही है इसी वजह से, और ये सब कुछ डिजिटलाइजेशन के थ्रू ही हो रहा
रहा है। 8.2 में हमने मास कस्टमाइजेशन की बात की है। जो डिजिटलाइजेशन है, उन्होंने कॉस्ट इफ़ेक्टिव कस्टमाइजेशन की प्रोडक्ट शुरू की हुई है। मतलब कि हर एक इंडिविजुअल को प्रेफ़रेंस दिया जा रहा है। जो डेटा ड्रिवन है, उन्होंने हमें बताया कि हम किस तरह कस्टमर की केयर कर सकते हैं, कस्टमर के ख्वाहिश की या कस्टमर की ज़रूरत को हम ले सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं, उसके थ्रू हम प्रोडक्ट बना सकते हैं और उसको फिर ऑफ़र भी कर सकते हैं, पहुँचा भी सकते हैं। तो मास कस्टमाइजेशन हो रही है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये सब कुछ ये जो डिजिटलाइजेशन के थ्रू ही हमें पता चलती है। इनकी इंटीग्रेशन से ही इंतहाई आसान हो रहा है मास कस्टमाइजेशन भी। नेक्स्ट हम ने चैलेंज की बात करनी है कि चैलेंज कौन-कौन से आने वाले हैं हमें डिजिटलाइजेशन में ट्रांसफ़ॉर्म होने के बाद या होने के वक़्त। तो पहले हमने डिजिटल डिवाइड को की बात करनी है कि डिजिटल डिवाइड आ रही है ग्लोबल, मतलब कि दुनिया की हम बात कर रहे हैं कि दुनिया में डिजिटलाइजेशन पे ट्रांसफ़ॉर्म होने के बाद जब हमें सबसे पहले मसला आएगा वो डिजिटल डिवाइड का आएगा। क्यों? सॉरी। जो अनइक्वल एक्सेस है, मतलब कि टेक्नोलॉजी की या इंटरनेट की हर किसी को एक्सेस नहीं है, इसी से डिजिटल डिवाइड क्रिएट होता है। और फिर जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ है, वो रीजन्स या वो कम्युनिटी जो इससे पीछे रह जाते हैं, जिनको इंटरनेट की या टेक्नोलॉजी की एक्सेस हासिल ना हो, वो पीछे रह जाएंगे, वो मार्जिनलाइज्ड रह जाएंगे। तो ये डिस्पैरिटी मज़ीद इनइक्वलिटीज़ को मज़ीद इनइक्वलिटीज़ को एक्ज़र्बेट करेगा, मतलब ज़्यादा करेगा। इससे जो हम कहते हैं कि इंक्लूसिव प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। इसलिए डिजिटल डिवाइड को कम करना है। ये पहला चैलेंज है जो डिजिटलाइजेशन के थ्रू आ रहा है, और इसकी आसान और जो इंतहाई ईज़ी सॉल्यूशन है, वो यही है कि हम हर किसी को टेक्नोलॉजी या इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करें। इसके बगैर अगर हम इंटरनेट या डिजिटलाइजेशन में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो फिर डिजिटलाइजेशन के जो प्रॉस्पेक्ट्स है, ये उतना फ़ायदेमंद नहीं होगा। नेक्स्ट 9.2 में हम प्राइवेसी एंड साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। अगर हर किसी को हमने टेक्नोलॉजी और इंटरनेट प्रोवाइड कर ली, ये फैसिलिटी उन्होंने हासिल की, तो डिजिटल डिवाइड तो कम हो जाएगा, मतलब कि ख़त्म ही हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, वो प्राइवेसी की या साइबर सिक्योरिटी की आएगी, क्योंकि हमने उसको एजुकेट नहीं किया होगा। तो डिजिटलाइजेशन ज़्यादा होने से साइबर अटैक्स या डेटा ब्रीच करने के जो वाक़यात हैं, ये भी इंक्रीज़ होंगे। क्योंकि ये जो नेगेटिव पीपल होते हैं या जो ये चोर वगैरह होते हैं, ये तो हर हालत में ही अपना काम करने वाले होंगे। तो फिर वहाँ पर ये अपना काम करेंगे डिजिटलाइजेशन में, और वहाँ पर ये साइबर अटैक्स करेंगे या डेटा को ब्रीच करेंगे। ये जो डिजिटलाइजेशन की इंतहाई तेज़ी के साथ ग्रोइंग हो रही है, इसमें डेटा प्राइवेसी या साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी से जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, वो साइबर अटैक से ही डरेंगे, और वो अपने जो चाहे कस्टमर हो या कोई यूज़र हो, वो उसको खबरदार करेंगे, उसको एजुकेट करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो अपनी प्राइवेसी या साइबर सिक्योरिटी का खुद ख्याल रखे। हालांकि जो बिग टेक जॉइंट्स है, जो ये टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स है, जिस तरह के आपने देखा होगा फेसबुक है, या जो गूगल वगैरह है, जीमेल वगैरह के अकाउंट्स वगैरह जो बनाते हैं, ये ख़ुद कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। लेकिन फिर भी इंडिविजुअल को एजुकेट करना ज़रूरी है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस किसी को ना मिले, और इससे साइबर अटैक्स बहुत कम हो। तो प्राइवेसी एंड साइबर सिक्योरिटी ये दूसरा बड़ा कंसर्न है डिजिटलाइजेशन के लिए। जो तीसरा बड़ा कंसर्न है, वो एथिकल एंड सोसाइटल इम्प्लीकेशंस है। देखिए, डिजिटलाइजेशन से पहला जो चैलेंज पैदा हो रहा है, वो पहला चैलेंज डिजिटल डिवाइड है। अगर उसको आप इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करके ख़त्म कर दें, तो फिर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की बात आ जाती है, साइबर सिक्योरिटी की। अगर उसको भी आप कैटर करें, तो ये तीसरा एथिकल एंड सोसाइटल इम्प्लीकेशंस के आ जाते हैं। और इसके लिए हमने कोशिश करनी है कि एथिकल डायलेमास को कम करें, और इसकी भी एक ही आसान सा हल है, वो एजुकेट करना, कि हम बड़ों को उसके मैनर में और छोटों को उसके मैनर में एजुकेट करें। मतलब वो बड़ों को समझाएं कि अगर हम अपने छोटों को इस तरह से रखेंगे, तो डिजिटलाइजेशन इसके लिए नुकसान नहीं करेगा। उसको हमने एजुकेट करना है, बड़ों को बड़ों के स्टाइल में, और छोटों को हमने डिजिटलाइजेशन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को सिखाना है, बताना है कि इससे हमें ये फ़ायदा होंगे, और जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है उससे रोकना है। तो रोकना किस तरह? इस तरह नहीं कि उसको डिजिटल डिवाइड की तरफ चले जाए, उससे डिजिटलाइजेशन या जो इंटरनेट की फैसिलिटी है वो छीन ले, बल्कि उनको समझाना है, उसको सिखाना है कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स ये पड़ने वाले हैं। तो एथिकल एंड सोसाइटल इम्प्लीकेशंस ये इंतहाई एक बड़ी प्रॉब्लम बनेगी डिजिटल डिवाइड और साइबर सिक्योरिटी के बाद चैलेंजेस में से। आखिर में हम कंक्लूजन की बात करने वाले हैं। कंक्लूजन से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने मेरे ये पूरे एसे में जो भी पैराग्राफ होगा, इसमें मैंने पहले लाइन पे जिसको हम
पहले वर्ड होता है उसको मैंने खाली छोड़ दिया हुआ है, इसको इंडेंट कहते हैं। ये आपने भी छोड़ना है। पैराग्राफ की यही निशानी होती है कि उसका जो पहला लाइन होता है उसके पहला वर्ड की जगह खाली होती है। कंक्लूजन में हमने कुछ भी बात नहीं की करनी, न्यू बात नहीं करनी में हमने जो इंट्रोडक्शन में या बॉडी पैराग्राफ में बात की हुई है उसको हमने दूसरे वर्ड्स में बताना है। जिस तरह अगर आप पहली लाइन को देखें, इन अ नटशेल, ये कंक्लूजन को ज़ाहिर करता है कि अब कंक्लूजन शुरू हो चुकी है। ये पैराग्राफ जो है ये कंक्लूजन की है। तो इस तरह हमने कुछ ना कुछ वर्ड शामिल करना होता है। मैंने इन अ नटशेल लिखा हुआ है, द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ डिजिटलाइजेशन आर एक्सेलरेटिंग, offering a glimpse into a world driven by innovation, connectivity and efficiency। अब इन वर्ड्स को या इस तरह की सेंटेंस को आपने पहले इसे में नहीं देखे होगी, लेकिन वही मीनिंग है जो हमने कही कि ये इंटीग्रेशन को बढ़ाता है, एफिशिएंसी को बढ़ाता है, इनोवेशन लाता है, डिजिटलाइजेशन, ये इनके पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। फिर हमने नेक्स्ट बात की कि ये चाहे इंडस्ट्री हो, इकोनॉमीज़ हो या सोसाइटीज़ हो, उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है, ये ट्रांसफॉर्म होना इंतहाई ज़रूरी है। इसके अलावा इसमें चैलेंजेस भी आ सकते हैं, उस चैलेंजेस की हमने बात कर ली। हमने कंक्लूजन में सिर्फ वही बातें करनी है जो हमने पूरे इसे में लिखी हो। तो इसमें हमने क्या कहा, हमें ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट पे ज़रूरी है, हमें उसे एजुकेट करना ज़रूरी है। अगर हम ह्यूमन्स को यानी मतलब कि इसके यूज़र्स को एजुकेट करेंगे तो वो साइबर सिक्योरिटी मेजर्स खुद लेंगे। इससे जो साइबर अटैक्स है या प्राइवेसी की इश्यूज़ है वो भी बहुत कम होंगे। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है उन्होंने इंतहाई अच्छे तरीके से सब कुछ सँभाला हुआ है, और भी अच्छे हो रहे हैं। इसके प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके साथ-साथ कुछ इस तरह के चैलेंजेस है उसको एड्रेस करना ज़रूरी है। ये नहीं कि चैलेंजेस है हम ट्रांसफॉर्मेशन छोड़ दें या हम डिजिटलाइजेशन को लाना छोड़ दें, बल्कि उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो अगर हम उसको एड्रेस करेंगे तो इससे हमारी जो इंटरेक्शन है वो बढ़ेगी, इंटीग्रेशन बढ़ेगी, इसके हम बहुत ज़्यादा फ़ायदे मतलब के बेनिफिट इसके हमें मिलेंगे, और इससे इंक्लूसिविटी और प्रोग्रेस ही बढ़ेगा। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन की ये इसे थी। इस पे हमने कोशिश की कि अच्छी तरह बहस कर ले। बाकी आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। थैंक यू।